बात बच्चों, आज हम कक्षा 7 पाठ भाषा पढ़ने जा रहे हैं। तो इस पाठ में हम जानेंगे कि भाषा क्या है और भाषा के कितने रूप हैं। तो बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपको भाषा के विषय में बताती हूँ। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। इसका अर्थ बोलना या कहना होता है। संपूर्ण जीव मंडल में केवल मनुष्य को ही भाषा का अमूल्य वरदान ईश्वर से मिला है। भाषा के कारण ही मनुष्य को सभी जीवधारियों में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है। भाषा भाव एवं विचारों की जननी है और अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। सामाजिक संबंधों में भी भाषा का बहुत अधिक योगदान है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो वह समाज में रहते हुए दूसरों के साथ विचार विमर्श करता है। तो विचार विमर्श करने के लिए उसको किस भाषा की आवश्यकता पड़ती है? तो वो भाषा के माध्यम से ही अपने विचार व्यक्त करता है। अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम भाषा बोलते हैं। दूसरों की बात समझने के लिए हम उनकी बातों को भाषा में सुनते हैं। अपनी बात को सुरक्षित रखने के लिए भी बच्चों हम भाषा में अपनी बात लिखते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विचारों के विनिमय के लिए हम शब्दों के जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। तो चलो बच्चों, अब मैं आपको भाषा की परिभाषा बताती हूँ। भाषा जिस माध्यम से हम अपने भाव या विचार बोलकर या पढ़कर दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों के भाव तथा विचार सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। विचारों एवं भावों को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। हम अपने विचारों और भावों को दो प्रकार से प्रकट करते हैं। पहला प्रकार बोलकर, जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं, जैसे नेताजी अपनी बात को कह रहे हैं और हम उनकी बातों को सुन रहे हैं। दूसरा लिखकर, जैसे लड़की पत्र लिखती है और हम उस पत्र को पढ़कर उस पत्र के विषय में समझते हैं। तो अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों के विचारों को समझने की प्रक्रिया को ही भाषा कहते हैं। अब मैं आपको भाषा के रूप बताती हूँ। भाषा का प्रथम रूप मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। इनमें से दो रूप कथित या प्रथम रूप कथित या मौखिक भाषा। कथित कहना, मौखिक मुख से बोलना। भाषा के इस रूप से मन के भाव एवं विचार बोलकर प्रकट किए जाते हैं, उसे बच्चों क्या कहते हैं? उसे मौखिक भाषा कहते हैं। बोलना अर्थात मौखिक रूप भाषा का पहला रूप है। इसमें हम बोलकर अपनी बात कहते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है। ये भाषा जो है मुख से बोली जाती है, इसलिए ये मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा का प्रयोग परिवार में, कक्षा में, घर के भीतर और बाहर कहीं भी किया जा सकता है। उदाहरण, टेलीफोन पर बात करना। जैसे हम टेलीफोन पर बात करते हैं तो दूसरों की बातों को सुनते हैं, तो ये उदाहरण किसके अंतर्गत आता है? मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। कहानी सुनना, जैसे हमारी दादी कहानी सुनाती है तो हम कहानी को सुनकर समझते हैं, तो वो मुख से कहानी बोलती है, तो ये भी मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। दूसरा रूप लिखित भाषा। जब हम मन के भाव और विचार लिखकर प्रकट करते हैं तो ये लिखित भाषा कहलाती है। इसमें लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। लिखित भाषा का रूप अधिक स्थायी होता है। भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। जैसे मैं आपको गृह कार्य करने के लिए कहती हूँ तो आप अपना गृह कार्य कर लाते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आता है? लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। तो एक उदाहरण और, परीक्षा में बच्चों द्वारा प्रश्नों के उत्तर लिखना, तो ये भी लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। भाषा का लिखित रूप अधिक स्थायी है, क्योंकि इसके माध्यम से ही हमारा प्राचीन साहित्य जो है सुरक्षित रहता है। तो कुछ विद्वान लिखित भाषा को स्थायी भाषा की भी संज्ञा देते हैं। इसका सांकेतिक भाषा, तो हम सांकेतिक भाषा का भी कई बार प्रयोग करते हैं।
हम सभी अनेक बार संकेतों द्वारा भी अपनी बात या विचार दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जैसे शांत रहने के लिए मुंह पर उंगली रखना। परंतु सांकेतिक भाषा पर व्याकरण में अधिक विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक बात जो है संकेतों के माध्यम से व्यक्त नहीं की जा सकती। तो हमें अपनी बात को लिखकर या बोलकर ही प्रकट करना पड़ता है। तो भाषा के कौन कौन से दो रूप हैं? कथित या मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। तो इन्हीं के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। तो भाषा विचारों को प्रकट करने का साधन है। धन्यवाद।